हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? बहुत मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सीरीज हमारी जो चल रही है उसी को आगे हम देर ना करते हुए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लास्ट जो है हमारी वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, पर उसको एक्सप्लेन यदि मुझे करना है तो पहले मुझे ऑस्मोसिस बताना पड़ेगा। तो देखते हैं ऑस्मोसिस क्या है। बहुत सिंपल सी टेक्निक है। एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं इसको समझने के लिए। हम एक थिसिल फनल ले लेते हैं, इसके दोनों एंड खुले होते हैं। इस पर हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्लैंप कर देते हैं। मैं बताती हूं अभी तुम्हें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। और इसमें हम फिल कर लेते हैं शुगर सोल्यूशन, और एक बीकर लेते हैं बड़ा सा, इसमें भर लेते हैं पानी और उसके ऊपर बांध के इसको टांग देते हैं, हैंग कर देते हैं। हैंग करते समय इस बात का ध्यान रखना कि इसका जो लोअर टिप है वो पानी में डूबा रहे। इधर सॉल्वेंट है, इधर सोल्यूशन है। यहां सॉल्वेंट जो है इसका कंसंट्रेशन लो है, जीरो भी है बोल सकते हो, क्योंकि हमने उसमें सॉल्यूट तो ऐड किया ही नहीं है। और इसका कंसंट्रेशन हाई है, और ये बीच में है एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। रख देते हैं 2-3 घंटे तक के लिए। 2-3 घंटे के बाद अच्छा, और जितना इसमें हमने सॉल्ट सोल्यूशन शुगर सोल्यूशन भरा है मार्क कर लेते हैं, उसको निशान लगा लेते हैं कि कितना है। 2-3 घंटे तक इसको ऐसे ही रखे रहने देते हैं बिना हिलाए डुलाए। 2-3 घंटे के बाद अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो लेवल था सोल्यूशन का वो पहले से कुछ बढ़ गया, बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ होगा क्योंकि ये तो पूरा ग्लास का है, सिर्फ यहां से ओपन है, यहां हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बांधी हुई है और नीचे पानी है, तो इसका लेवल बढ़ गया शुगर सोल्यूशन का। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां से वाटर एंटर कर गया अंदर। वाटर एंटर कर गया तो ये लेवल बढ़ गया, और ये जो वाटर एंटर किया यही ऑस्मोसिस है। अब इसको शब्दों के साथ सजा धजा के डिफाइन करते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन बताई तुमको मैंने कि चला गया पानी अंदर, कहां से? जो पानी था वहीं से पानी के पार्टिकल, वाटर के पार्टिकल सोल्यूशन के पास चले गए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में मैं बोलूं तो हो क्या रहा है यहाँ पे? वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये नेसेसरी है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी। So movement of solvent molecule from lower concentration to higher concentration through semi-permeable membrane is osmosis। और पूरा जो लिविंग बीइंग है हमारा, जो प्लांट की जो फंक्शन है पूरा, वो इसी पर बेस्ड होता है। रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब होके बिल्कुल टॉप तक जाता है वो इसी प्रोसेस से जाता है। बॉडी में भी फ्लूइड का जो सर्कुलेशन होता है वो ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से होता है। तो ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ वे से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और इसी से रिलेटेड जो टर्म है हमारा वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस का बहुत अच्छा एग्जांपल तुम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हो। रेजिन, किशमिश, पानी में डाल दो, उसको रख दो 1-8 घंटे, खाना नहीं है ना, 1-8 घंटे तक रख दो डाल के पानी में। 1 घंटे बाद निकाल कर देखोगे कैसा हो जाएगा? स्वेल हो जाएगी। क्यों हो गई स्वेल? क्योंकि रेजिन जो है उसके अंदर थोड़ा सा जो जूस भरा होता है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और उसका जो आउटर वॉल होता है रेजिन का वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बन जाता है। और जो जिस पानी में तुमने उसको डिप किया है उसका कंसंट्रेशन तो लो है, तो इसलिए लो से हाई में किशमिश के अंदर पानी चला जाता है और इसलिए वो स्वेल हो जाती है। अच्छा, मैं बात करूं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, क्या होती है ये मेम्ब्रेन? देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, सेमी परमिएबल। सेमी मीन्स हाफ, परमिएबल मतलब परमिट करना। तो ये मेम्ब्रेन हाफ परमिट करती है। मतलब जब तुम इसके ऊपर सोल्यूशन को रखोगे तो सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो उसमें से केवल सॉल्वेंट को ये मूव ऑन होने देगी, पास ऑन होने देगी। इस मेम्ब्रेन के सरफेस पे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पोर इतने छोटे होते हैं कि उसमें से सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल ही पास आउट हो सकते हैं। और सोल्यूशन में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट के पार्टिकल छोटे होते हैं, सॉल्यूट के तो बड़े होते हैं। जैसे चाय को छानते हो, जब कभी भी घर पे चाय बनाते हो, बनाए होगे कभी ना कभी तो, या मम्मी को बनाते हुए देखा होगा। तो जब हम चाय छानते हैं तो जो चाय पत्ती होती है वो छन्नी के ऊपर रह जाती है और चाय छन के नीचे आ जाती है। पत्ती ऊपर क्यों रह जाती है? क्योंकि उसके पार्टिकल छन्नी में जो पोर है उससे बड़े होते हैं, तो वो उसको सीव नहीं कर पाती, वो उसको छान नहीं पाती। बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उससे सिर्फ
सॉल्वेंट के पार्टिकल डिफ्यूज हो सकते हैं, परमिट हो सकते हैं, आ जा सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं आ जा सकते, इसलिए उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये नॉर्मली तो ये नेचुरल होती है। एग की मेम्ब्रेन, एग को जब ब्रेक करते हैं तो व्हाइट कलर की जो उसमें से मेम्ब्रेन निकलती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। किशमिश का बताइए अभी तुमको, उसका जो आउटर वॉल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हमारी स्किन की बहुत पतली सी लेयर यदि हम निकालना नहीं है ना, तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगी। पार्चमेंट पेपर भी बोला जाता है। एनिमल जितने भी होते हैं उनके स्किन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। तो ये तो मैंने नेचुरल एग्जाम्पल, अनियन का पीस बारीक सा काट लें या अनियन की मेम्ब्रेन ले लें, पोटैटो का बारीक सा मेम्ब्रेन लाइक पीस ले लें, तो वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगा। ये तो पूरे नेचुरल एग्जाम्पल बताइए। सिंथेसिस करके भी इसको लैब में बनाया जा सकता है और उसमें बहुत सारी है, जैसे सेल्यूलाइड है एक तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और कॉपर फेरोसाइनाइड ये भी बनाया जाता है जब तो लेयर के फॉर्म में बनता है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। तो ये सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और यदि हमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस कराना है तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नेसेसरी है। तो ले लेते हैं हमारी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल सी डेफिनेशन बताती हूँ पहले इसकी। अभी तुमने ऑस्मोसिस को समझा, यही वाला प्रैक्टिकल, यही वाला एक्सपेरिमेंट देख लो, इसी में समझ में आ जाएगा। ये वाला डायग्राम अपन लोगों ने अभी बनाया हुआ था। ये शुगर सोल्यूशन है और ये वाटर है, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वाटर के पार्टिकल इधर जा रहे हैं। जैसे जैसे ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी वाटर के पार्टिकल के इधर जाने से इस सॉल्यूशन का लेवल क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब हमको इस लेवल को जो कि यहां तक बढ़ गया है वापस यहां तक करना है। तो कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं, इसको दबाना शुरू कर दो। यहां से एक पिस्टन लगा दो ऊपर, एक पिस्टन जैसे इंजेक्शन लगाने वाला होता है ना उस टाइप का, वो लगा दो ऊपर और इसको दबाना शुरू करो। इसको दबाओगे तो इस पर प्रेशर पड़ेगा, एक तरह का फोर्स लगेगा, और इसलिए जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां आ गए थे वो वापस रिटर्न बैक होने लगेंगे और निकलने का रास्ता, ये तो कांच है तो मिलेगा तो यहीं से, और वो वापस आना शुरू हो जाएंगे। तब तक दबाते रहो जब तक कि लेवल पहले जैसा ना हो जाए, और लगाते जा रहे हो प्रेशर, और इससे सॉल्वेंट पार्टिकल वापस रिटर्न बैक हो रहे हैं। तो जो प्रेशर तुमने लगाया उसने क्या किया, उन पार्टिकल्स को रिटर्न बैक कर दिया जो ऑस्मोसिस की वजह से इस डायरेक्शन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ गए थे। मींस ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो थी वो रुक गई। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को यदि हम रोकना चाहते हैं तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मूवमेंट इस डायरेक्शन में था तो हमको प्रेशर इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम एक प्रेशर अप्लाई करें, जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे वो ऑस्मोसिस को रोक देगा, एंड दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमारा चैप्टर तो वेपर प्रेशर पर बेस्ड है भाई, हमको तो हर डेफिनेशन वेपर प्रेशर से रिलेट करते हुए चाहिए, तो इस डेफिनेशन को भी हम वेपर प्रेशर से रिलेट करेंगे। यहां पर है सॉल्वेंट, यहां पर है सोल्यूशन। तुम जानते हो कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है इसलिए सॉल्वेंट पार्टिकल इधर चले आए, क्योंकि ये प्रेशर में है। प्रेशर में है तो उनको भगना है, भगने का रास्ता इधर मिल रहा है तो वो इधर ही भगेंगे, इसलिए चले आ रहे हैं भगते हुए इधर, भगते हुए इधर चले आ रहे हैं, क्योंकि यहां प्रेशर कम है, यहां प्रेशर ज्यादा है। यदि हम इसका भी प्रेशर बढ़ा दें तो उनको भगने का कहीं रास्ता नहीं मिलेगा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को, और इसलिए वो वहीं रह आएंगे। तो वही हम कर रहे हैं, ऊपर से हम प्रेशर लगा रहे हैं, हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं। वो एक्सटर्नल प्रेशर इसके प्रेशर को बढ़ा रहा है। ये प्रेशर इतना हो जा रहा है कि वो इसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जा रहा है। हमको एक्सटर्नल प्रेशर इतना अप्लाई करना है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, और जब दोनों के वेपर प्रेशर सेम हो जाएंगे तो फिर इसका मूवमेंट, इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट इधर नहीं होगा और ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाएगी। मींस क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? दिस इज द प्रेशर दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दैट इट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये वेपर प्रेशर से रिलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन हो गई। मतलब हम यहां पर यह भी समझ सकते हैं कि किसी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा कब होगा, जब ये डिफरेंस ज्यादा होगा। यदि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बहुत कम है तो डिफरेंस ज्यादा आएगा। उस समय वेपर प्रेशर को बराबर करने के लिए ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। और यदि इन दोनों के वेपर प्रेशर का डिफरेंस कम है तो यहां से हमको कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, उस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर
लो रहेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस तरह से हमने सारे डेरिवेशन किए हैं वैसे ही इसके लिए भी रहेगा। यहां पर हम सीधे सीधे पाई को फाइंड आउट कर सकते हैं वॉन्ट ऑफ इक्वेशन से। सो वॉन्ट ऑफ इक्वेशन सीधे है ये, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, वेयर पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, C is molar concentration, और गैस कांस्टेंट लास्ट ईयर पढ़ा होगा तुम लोगों ने, वैल्यू इसकी कांस्टेंट होती है, बहुत सारी वैल्यूज है अलग अलग यूनिट में, एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नाउ ईच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की यूज करके हमने मोलर मास कैलकुलेट किया है, तो यहां पर भी कर लेते हैं कैलकुलेशन of molar mass of non-volatile solute by osmotic pressure। फिर हमने सोल्यूशन ले लिया ए बी एंड ए सॉल्वेंट एंड बी इज solute। mass of A is W1, B is W2, molar mass of A is M1, B is M2, number of mole of A is N1 and B is N2 from want of equation। अभी देखते हैं पाई इज इक्वल टू सी आर टी, इक्वेशन नंबर 1। सी मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन हम किसकी वजह से लेते हैं, सॉल्यूट की वजह से, तो ये हो जाएगा N2 अपॉन V। इक्वेशन नंबर 2, where N2 is number of mole of B solute। C की वैल्यू यहां पुट कर देंगे from 1 and 2। pi is equal to N2 RT upon V। Equation number 3, N2 is the number of mole of B and we know the formula N2 is equal to W2 upon M2। नंबर ऑफ मोल इज ऑलवेज इक्वल टू द मास अपॉन मोलर मास। मास हमने B का लिया हुआ है W2 और मोलर मास हमने M2 लिया हुआ है, तो पुट करेंगे ये वाली वैल्यू भी इक्वेशन 4, ये N2 की वैल्यू इधर पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। पाई इज इक्वल टू W2 RT अपॉन M2 V। हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, M2, सो इधर ट्रांसफर कर लेंगे। M2 इज इक्वल टू W2 RT अपॉन पाई V, और फिर इस फॉर्मूले से हम मोलर मास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहां पर भी बन जाएंगे। R कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज तुम्हें पता होंगी, 11th में पढ़े होगे, नहीं पता होगी तो कमेंट करके मुझसे पूछना, फिर मैं तुम्हें सारी यूनिट्स में इसकी वैल्यू बता दूंगी, तो तुम देख लेना उसको। बाकी वैसे 11th में तुमने उसको पढ़ा होगा।